13वां पढ़े। A company leases a computer with legal title of asset passing after 4 years. The company uses usually depreciate computer over 6 years. Company also leases the machine for 14 years, but legal title will not pass to lessee. ठीक है, तो आगे कहता है the company usually depreciate over 20 years. Over what period of time should the computer and machine? अच्छा, कहता है एक कंप्यूटर है, ठीक है जी, इसकी लीज टर्म जो है कितनी है? लीज टर्म 4 साल है, और इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो, क्योंकि वो कह रहा है यूजुअली किस पर करते हैं वो डेप्रिशिएट, ये, ठीक है ना, 6 years. और दूसरा एसेट कौन सा है जी इनके पास? मशीन. मशीन की लीज टर्म, लीज पे कितने अरसे के लिए? 14 साल, और यूजुअली। अच्छा, अब अगली बात, हमारा सवाल तो होता था ओनरशिप विल ट्रांसफर या नॉट, ठीक है, ओनरशिप विल ट्रांसफर, ये हमारा सवाल होता था, उसने क्लियरली बताया हुआ है जी. कंप्यूटर के बारे में कह रहा है लीगल टाइटल, कंपनी लीज द मशीन ऊपर है, लीगल टाइटल ऑफ एसेट पासेस, ओनरशिप विल ट्रांसफर. अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो तो फिर डेप्रिशिएट करेंगे ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years. और कंप्यूटर के बाद मशीन की बारी आई तो उसने कहा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी. अगर ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्टर पर, और शॉर्टर क्या है? 14. देखें इसका कौन सा ऑप्शन बन रहा है? शॉर्टली. सीटा भाई कह रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे, सीटा, अल्फा बीटा सीटा डीटा. नेक्स्ट, अब लंबी क्लास आप खुद कर रहे हैं, मैं तो. जलाल लीजिंग gave a plant under finance lease on Jakam Jindi 11 अंडर फाइनेंस लीज. रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज टू बी प्रेजेंटेड. ये तो हो गया, मतलब इस जैसा एक हो गया ना, खुद करें. 11वें पे आए. Which two of the following are disclosure requirements relating to lesser जहन में लाना है. सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल बिल्कुल जिसको हमने जीपी कहा था या सेलिंग प्रॉफिट कहा था, लेसर में ही डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर भी आता है, तो ये लेसर का डिस्क्लोजर होता है. वैसे मैंने पढ़ाया नहीं, थोड़ी ज्यादती ये है, वो जो एक सफा है ना वो लिखा हुआ बस हर रोज ही आगे आगे जा रहा है कि मैंने आपको पढ़ाना है. लेसर के डिस्क्लोजर्स को एक दफा सिर्फ नजर दिलवानी है, लेकिन इतना तो आपको पता है, अकाउंटिंग तो आपको आती है ना. जीपी रिकॉर्ड करता है डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर, तो ये उसका डिस्क्लोजर है. इनकम फ्रॉम सब लीजिंग राइट ऑफ, ये राइट ऑफ यूज तो होता ही लेसी के लिए. फिर रिकंसिलिएशन ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट टू नेट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल. चार्ज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म, ये तो है ही किसकी. चलें आगे. हाँ जी, खुद करें. बड़े बड़े सर छोड़ी जा रहे हैं और छोटे छोटे, यार ये तो कुछ भी नहीं, हमने बड़े बड़े सवाल किए हैं, उनके अंदर ये कई बार किया है, खुद कर लेना ना यार, कुछ नहीं होता. नंबर 9 करो. IFRS 16 लीजेस, असल में ये टेक्निकल वाले करा रहा हूँ, बाकी तो कैलकुलेशंस हैं छोटी छोटी, करके देख लेना. अगर नहीं हो तो मैं भी इतनी मैं कड़ा ना चलना. IFRS 16 लीजेस परमिट्स, मर जाना एक अलग बात है, उस पर फिर माफी दे देना. ऐ ना अगे फड़ा हुआ नहीं वो, उससे फिर मेरा कसूर कोई नहीं होगा. IFRS कहते अल्लाह माफ करे सर, सेशन खत्म होने से पहले नहीं. जो भी आपने भाई किसी के बस में थोड़ी होता है. IFRS 16 leases permits certain assets to be exempt. कौन से हैं वैसे आपके ख्याल में भाई? एग्जेम्पशन जो है वो सिर्फ मिलती है किसको? इनिशियल इग्निशन से लेसी के केस में. याद है ना, सिंप्लीफाइड अप्रोच, शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू. तो कहता है कि कुछ एसेट्स को वो एग्जेम्प्ट करता है राइट ऑफ यूज की रिकग्निशन वाली ट्रीटमेंट से.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बी परमिटेड, वुड नॉट बी परमिटेड टू बी एग्जाम्प्ट, यानी जो लो वैल्यू शॉर्ट टर्म नहीं होंगे वो नहीं होंगे परमिटेड। व्हीकल विच विद कॉस्ट ऑफ 9 लाख लीज्ड फॉर, माना कि 9 मंथ्स है, शॉर्ट टर्म तो है लेकिन लो वैल्यू नहीं है, तो शॉर्ट टर्म लीज सिर्फ है, लो वैल्यू नहीं है। जब लो वैल्यू नहीं है तो शॉर्ट टर्म होने की वजह से एग्जाम्पशन मिल जाएगी इसको। दो चीजें थी ना, या दोनों इकट्ठी होनी जरूरी नहीं थी ना। शॉर्ट टर्म है, लो वैल्यू नहीं है, कोई मसला नहीं, एग्जाम्पशन में चले जाओ। लो वैल्यू है, शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई नहीं, एग्जाम्पशन में चले जाओ। ना शॉर्ट टर्म है ना लो वैल्यू है, फिर फंसोगे, फिर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म है। वो क्या कह रहा था, जो जिनको अलाउ करता है वो बताओ, नहीं जिनको नहीं अलाउ करता वो बताओ। इनको तो अलाउ करता है, इनको तो अलाउ करता है, शॉर्ट टर्म है तो इसको एग्जाम्पशन की इजाजत है। नेक्स्ट, टेलीफोन सिस्टम विच कॉस्ट 45,000 रिलीज्ड फॉर, ये है तो 24 का लेकिन लो वैल्यू है, इसको भी अलाउ करता है। उसने कहा है बताओ कौन सा अलाउड नहीं है, तो ये लो वैल्यू एसेट होने की वजह से अलाउड है। व्हीकल, ये आखिरी पढ़ो, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर भी एक लो वैल्यू एसेट ही होता है टेलीफोन सिस्टम की तरह से, कॉस्ट भी उसने बताई है। लीज फॉर, अगेन ये क्या है, लो वैल्यू है, इसको तो एग्जाम्पशन अलाउड है, ठीक है। उसने कहा है कौन से को अलाउड नहीं है। आगे कहता है व्हीकल विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 9 लाख, करंट मार्केट वैल्यू इज, ये तो देखनी नहीं होती थी, याद है पढ़ा था हमने, वो जब लो वैल्यू शॉर्ट टर्म पे एक सफे पढ़ा था। तो आपको क्या याद होना, ईद से एक दिन पहले हमने पढ़ा था, आपको क्या याद होना, आपने तो लेक्चर अभी तक नहीं लिया होना, क्योंकि आपका बाद में काम चल पड़ा होना, आपने चलना दो यार, लगता है सर ने गोली गोली कराई सी। यही वो 1-2 नंबर है जो पर्चे में मार दे देंगे। जो लेक्चर रहे थे वो ले लो, अभी भी संडे आ रहा है, ये अब संडे आ गया है, ले लो वो लेक्चर। दिल की बातें नहीं जान लेते, पता होता है अपने बाला दा जी। तो मुझे पता है ना, मुझे पता है, ईद से पहले छोड़ गया। अब जी जैसे शक्ल निकाल के ऐसे बैठा था, ये क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे नहीं समझ लगनी थी कि ये बात जो क्लास में बिल्कुल पढ़ाई हुई है, क्लियर कट, बड़ी बहस की थी उस दिन, और ये 1-2 नंबर के एमसीक्यूज वहां से तैयार हो गए थे हमारे, तो आपके तो रह गए हैं ना, तो आप कर लें, ठीक है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो व्हीकल की ओरिजिनल कॉस्ट देखनी है, करंट मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है, तो ना तो ये लो वैल्यू है, और दूसरा ना ही 24 महीने होने की वजह से शॉर्ट टर्म लीज है। तो ये जो दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही जिसकी, इसको स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता कि वो रिकग्निशन एग्जाम्पशन में जाए, तो सीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या चुप, कौन सा करवाया अभी मैंने, चलो 8, 7, 6 खुद कर लेना, और बताओ 5 पे आ जाओ। और इससे स्पीड अब मैं नहीं लगा सकता, आप लोग बस तो बस ठीक है, 5 में पे आ जाओ। नोट, डू दिस एमसीक्यू आफ्टर IAS 8, तो वो रिवाइज कर लेना ना जरा। अच्छा जी, अभी मैंने नहीं करवाया, मैंने जो छोड़े हुए हैं वो कर लेंगे इंशाल्लाह। IAS 8 ना असल में रिवाइज होना है। आगे एक टॉपिक में बहरहाल जाके मुझे थोड़ा सा ये रिवाइज करवाना पड़ेगा। एक सवाल हमने किया था, आपको याद होगा, फखर लिमिटेड, आप लोगों ने, बल्कि मैं यूं नहीं कहूँगा हमने किया था, आप जहां भी पढ़े होंगे, फखर लिमिटेड आई कैप के क्वेश्चन बैंक या पास पेपर के अंदर IAS 8 का सवाल है। वो आधा सवाल है, एक एडजस्टमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की थी, एक एडजस्टमेंट उसमें लीज की थी। असल में वो FAR 2 में जब IAS 8 होता था तब का सवाल है। तो अब वो IAS 8 का सवाल उस लीज वाली एडजस्टमेंट समेत हम यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह, उसमें IAS 8 भी रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो सवाल तो किया हुआ है लेकिन लीज की एडजस्टमेंट के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो हो जाएगा तो फिर आपका IAS 8 मैं FAR 2 में भी रिवाइज करवा चुका हूँ, फिर आप आगे से MCQ कर लीजिएगा, ठीक है। 5 पे आए, 5 पे। On 1st April 17, Pink Limited entered into a 5-year lease agreement for a machine with an estimated life of 7 साल। थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है MCQs करके कि यार MCQ तक जब बंदे को समझ आ रहा हो ना किसी टॉपिक का, तो मतलब ये कि हम डीप डाउन जा चुके हैं, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से खंगाल चुके हैं। सारे MCQs आपके सामने हैं, कुछ खुद करने हैं और एक पेंडिंग करवाया है सिर्फ कि ये आप IAS 8 की रिवीजन के बाद कर लेना। जो खुद करने हैं वो आप इंशाल्लाह करोगे, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बस रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है MCQ में, ठीक है। ठीक है भाई, ये कान में लेक्चर लगा के सुन रहे हो मेरा, क्लासेस वाले भाई, संडे की रिवीजन क्लास है। अभी तुम यहाँ पे बैठ के पिछली क्लास ले रहे हो, अगली क्लास ले रहे हो, खुदा का नाम लो, निकालो इसको, इधर तुम बिजनेसमैन। अच्छा, किसी को लेक्चर अगर सुनवा रहे थे और वो घर बैठ के सुन रहे तो फिर लगा लो, हाँ होता है ना
होता है ना, किसी ने कहा यार मैं बहुत थका हूँ उस्ताद जी, मैं कॉल करूंगा यार तू ऑन कर ले यार, मैं लेक्चर सुन लूंगा। ऐसा कोई हो सकता है, बेशक मुझे उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर द मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर। हाँ जी, एंटर हुए हैं 5 ईयर लीज एग्रीमेंट में मशीन के लिए, और लेकिन मशीन को कब आप जो है वो 7 साल पे डेप्रिशिएट कर सकते हैं। पीएल ने एक लीज पर मशीन ली है, ठीक है जी। अच्छा, पीएल, अगर पीएल के पास ऑप्शन है टू एक्सटेंड द लीज फॉर 2 years एट मार्केट रेंटल, मेरे ख्याल में मार्केट रेंटल पे कोई करे तो एक्सटेंड, तो वो तो वहीं पे देखना पड़ेगा, कोई इतना क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये नहीं है। पीएल हैज ऑप्शन टू परचेज एसेट एट मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ, ये भी ऑप्शन है, नो डाउट ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे ऑप्शन को देखने के लिए उस पीरियड का एंड देखना पड़ेगा, 5 साल गुजरने पर ही देखेंगे। जब 5 साल गुजरने पर मार्केट प्राइस पर ही एसेट मिलना है या मार्केट रेंटल पे ही मिलना है, तो फिर उस वक्त डिसाइड करेंगे कोई हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। जरूरत महसूस करेंगे तो उस वक्त एक्सटेंड कर लेंगे, आज खड़े होकर क्लियर नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये मिनिमम कॉस्ट पे एक्सटेंशन मिल रही होती तो फिर हमें शक होता। ओनरशिप ऑफ एसेट पासिस टू पीएल एट द एंड ऑफ, ये तो मुफ्त में कह रहा है, अगर ओनरशिप ने ट्रांसफर ही हो जाना है तो फिर 5 years लीज एग्रीमेंट हो पड़ा। आपको पता है ओनरशिप विल ट्रांसफर में हम यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, जो कि 7 साल है, मुझे यही ऑप्शन सही लग रहा है। वो कहता है पीएल की पॉलिसी है कि वो जो भी एसेट, ऐसे नहीं, फजूल बातें ना करो यार, सीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ ना, मुझे पसंद है ना सीटा वाला, ठीक है। हाँ, एक और खुद करने वाला आ गया, रीटा, इसका नाम रीटा है। अच्छा, फ्री पे आ जाए, कर लेना ये खुद 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 कार। बस बस एक एमसीक्यू रहेगा, ऊपर वाले पता है क्या है, ये आसान है, खुद करने हैं आपने, ये लो। नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, जो बेटा है मैं पढ़ के आया हूँ, अभी मैं बैठा, वही 10 मिनट लेट इसीलिए आया हूँ, मैं बैठा पढ़ रहा था कौन सा करवाना है कौन सा गुजारना है, लेकिन वो गुजारना मैंने है क्योंकि मेरा पर्चा पास है, और मुझे ये पता है कि आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है, अभी ये करेंगे तो पता लगेगा कि आपको ये पता है कि ये क्या है, ठीक है। अंधा एतमाद नहीं करना, देख लेना, खुद का मतलब खुद करो। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, IFRS 16 लीजेस परमिट्स सर्टेन एसेट टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम। अच्छा, ये तो पढ़ा है, लेकिन इसमें ना उसमें उसने कहा था बताओ भला किसको वो नहीं इजाजत देते, नॉट, ये वो उसने कान यूं पकड़ा हुआ था, ये कान इसने सीधा पकड़ा हुआ, ठीक है, पढ़ो। परमिट करता है एग्जेम्पशन राइट ऑफ यूज की, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट। A used मोटर व्हीकल विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 15 एंड करंट, भाई करंट को नहीं देखना। लीज टर्म शॉर्ट टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज है नहीं, क्योंकि लीज टर्म 24 महीने। लो वैल्यू एसेट है, करंट मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, ओरिजिनल, ठीक है। तो अगर ये दोनों बातें नहीं है तो क्या इसको परमिट करेंगे टू बी एग्जाम? नहीं 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 नहीं, इसको नहीं करेंगे। उसने कहा है किसको परमिट करना है, ये ऑप्शन सही नहीं है। आ न्यू व्हीकल, लो वैल्यू तो नहीं है, लो वैल्यू तो नहीं है, पढ़ते ही पता लग गया, व्हीकल आ गया, विद द कॉस्ट ऑफ 15, लीस्ट फॉर, तो ये दोबारा लिखा क्यों? अच्छा, ऊपर ये वाली फनकारी थी ना, ये वाली करंट फेयर वैल्यू देके बच्चे को परेशान करने की कोशिश की थी कि एमसीक्यू में बच्चा धोखा खा जाए। बच्चों ने तो धोखा नहीं खाया, बच्चों ने तो वो लेक्चर लिया था ईद से एक दिन पहले वाला, घर थे तो घर पे ले लिया था। अच्छा, आ न्यू मोटर व्हीकल विद द कॉस्ट ऑफ 15, लीज फॉर 24, शॉर्ट टर्म तो नहीं है, शॉर्ट टर्म लीज तो नहीं है। टू बी रेंटेड टू कस्टमर ऑन डेली, लो वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, लो वैल्यू तो नहीं है, मैं कह रहा था ये असल में शॉर्ट टर्म तो है। अब कोई एक भी हो जाए, ये डेली बेसिस, ओके 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 ओके, शॉर्ट टर्म भी नहीं है, रेंटल सिर्फ डेली है, कोई नहीं मसला, अच्छी बात। आ न्यू मोटर व्हीकल, चलो लब भी गया फिर, चले 1 और 2 कर लेना, ठीक। पेज नंबर 516, 8 नंबर का ये सवाल है, ऑटम 19 में आया था। पहुंच गए सब? 516, 516 नहीं है, सॉरी, 516। पढ़ूं?
प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन सीएल्स बुक्स टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर 30 जून 2019। जनरल एंट्रीज कर लेना, ठीक है। सवाल तो उधर हो जाएगा इंशाल्लाह। निक्कू सारा तो सवाल है। कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019। इसी साल की ट्रांजैक्शन है। यकम, अच्छा अब जब ये साल हिल जाया करे तो कोई नहीं, अगर आप हिलते हैं ना तो आप यूँ लिख लिया करें यकम जुलाई 18 से 30 जून 19 मेरा साल है, ताकि आप फिर हिलना बंद करें, ठीक है। वैसे कोई इतना मसला है नहीं, आप टैक्स वगैरह पढ़ के पास पूस कर चुके होते हैं तो आपको पता है टैक्स ईयर देख देख के ना आदत पड़ चुकी होती है। फिर भी मेरे जैसे फिर भी बैठे होते हैं कोई ना कोई। यकम अक्टूबर 18 पे, ये जनाब 31 दिसंबर 18 है, तो इससे पहले की बात है, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ पूरा होता है ना, तो ये यकम अक्टूबर होता है, यानी कि 3 महीने गुजरे हैं अभी, पहले साल के 3 महीने गुजरे हैं और यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या ट्रांजैक्शन है? CL इम्पोर्टेड अ मशीन फ्रॉम चाइना फॉर $2.5 लाख, चाइना से इंपोर्ट कर ली अगेंस्ट 60% एडवांस पेमेंट। अच्छा अब ये ना यकम अक्टूबर 18 पर मशीन आ गई है मेरे ख्याल से, और पेमेंट, अच्छा CL इम्पोर्टेड अ मशीन फ्रॉम चाइना यकम अक्टूबर पे अगेंस्ट 60% एडवांस पेमेंट विच वाज मेड ऑन यकम जुलाई 18। नहीं, ये फिर यकम जुलाई 18 पर उन्होंने 60% एडवांस पे किया है। कर लेते हैं, एंट्रीज कर लेते हैं, आगे पढ़ो। रिमेनिंग पेमेंट वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 19, ठीक है। तो यकम जुलाई 18 पर एडवांस पे किया था, क्या ख्याल है? यकम अक्टूबर 18 पर, बिल्कुल हमारे वाला केस ही बन गया। यकम जुलाई 18 पर, वो जुमला तो ऐसे बोल दिया ना उसने, यकम जुलाई 18, पढ़ो ना, यकम अक्टूबर पे CL ने इंपोर्ट किया एक मशीन चाइना से अगेंस्ट 60% एडवांस पेमेंट विच वाज मेड ऑन यकम जुलाई 18, यानी यकम जुलाई 18 पर क्या पे किया था? एडवांस। और यकम अक्टूबर 18 पर क्या आया है? मशीन। सही है। तो सेम वही बात हो गई कि आपने पहले 2.5 लाख का 60% निकालना है जो यकम जुलाई पे कर रहे हैं, फिर आपने यकम अक्टूबर पे मशीन रिसीव करनी है, लेकिन रिमेनिंग पेमेंट इस दिन पे नहीं हो रही बल्कि 1 अप्रैल को। हो जाएगा, ये तो आसान है, ठीक है। चलो पहले यही कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या मैंने बताया था, छोटी सी वर्किंग आपने करनी है अपने लिए, इसको वर्किंग 1 कह दें क्योंकि आपको रेफ़र करनी पड़ सकती है, ठीक है। छोटी सी वर्किंग आपने करनी है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो स्केड्यूल है, पेमेंट का स्केड्यूल है, वो अवेलेबल नहीं है। तो चुप करके छोटा सा एक बना लें साइड पे करके। यकम जुलाई 2018 पर आपने डॉलर्स में निकाल लेना है इसको। कितना बनता है जी? 2.5 लाख का 250,000 इंटू 60%, 1000 में कर लेते हैं जी। कितना? डॉलर्स इन थाउजेंड्स जी, 150, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि यकम अक्टूबर को तो मशीन आई है, पेमेंट तो अगली कहाँ पे हो रही है? 1 अप्रैल 19 को। यहाँ कहीं जाके पेमेंट कर रहा है, बड़ी लेट पेमेंट की है। बहरहाल ये क्या है? रिमेनिंग कितना? 100, क्योंकि टोटल क्या अमाउंट थी? तो उसमें से 150 पहले एडवांस ने दिया था और 100 मशीन के भी बाद आया। ये मैंने बैलेंस ही निकाला है टोटल में से, ठीक है। आप चाहें तो 250 का 40% भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगला बाद में देख लेते हैं, पहले इसी को कर लें। रेट्स के लिए हमें एक्सचेंज रेट्स गिवन है ना, ये ठीक है। ये तो एक्सचेंज रेट यकम जुलाई को, यकम अक्टूबर को, यकम जनवरी को, यकम अप्रैल को, 30 जून 19 को। एवरेज का हमने क्या करना? फिलहाल तक तो पढ़ाया ही नहीं है एवरेज का कुछ करना होता है या नहीं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं जी काम। सबसे पहले एडवांस है, उसके बाद मशीन आ रही है, और इसी साल में, हमारे साल में ही सारा कुछ बैलेंस की पेमेंट इधर हो रही है, ऐसा ही है। तो ये तीनों काम हमारे साल में हो गए। एडवांस दिया यकम जुलाई को, मशीन आई यकम अक्टूबर को, और यकम अप्रैल को जाके आपने पेमेंट भी कर दी 19 में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं काम। एडवांस डेबिट
क्या लगता है यहाँ पूरा हो नहीं जाएगा सवाल? वहाँ शुरू करते तो हो जा रहा था वैसे। चलो खैर थोड़ी कंजूसी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर है 1 क्या एक ही है बेचारा जी। पेज नंबर 516। जर्नल एंट्रीज हम करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। एडजस्टमेंट नंबर 1 है मशीन वाली, उसकी एंट्रीज में पहले यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मशीन तो एडवांस किस दिन पे किया है? अब देखो ना, जब ये आपने बना ली ना वर्किंग, आप जिंदगी बड़ी आसान हो चुकी है। ये डेट भी अवेलेबल है, अमाउंट भी डॉलर्स में अवेलेबल है। तो यकम जुलाई को आपने एडवांस पे किया है, सवाल पढ़ के ही बनाया है। यकम जुलाई को $1 है, 1 किसके साथ लगा हुआ है? फॉरेन के साथ। $1 किसके बराबर है? ज्यादातर यही यूज होता है, लेकिन दूसरा भी आ सकता है, इसलिए वो पढ़ लिया था हमने। बहरहाल तो 121 रुपए का। तो यकम जुलाई 2018 पर आपने एंट्री पास करनी है एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट। अभी अभी ये काम करके आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। कितने डॉलर्स? $1,50,000। चलो 150 कर लो, इंटू 121। आंसर 18150। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी रुपीज इन 1000 चल रहा है ना अब हमारा से। ठीक है, 18150। इधर ही अब गुजारा करना है हमने अगली ट्रांजैक्शन का भी। चलें जी, ओके नाउ उसके बाद अगला मामला क्या हुआ है जी? यकम अक्टूबर को आपका प्लांट इंपोर्ट हो गया। यकम अक्टूबर, बस जुमला ज़रा टेढ़ा करके उसने बोला था, ठीक है ना। तो यकम अक्टूबर को प्लांट इंपोर्ट हो गया, मशीन इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब इस दिन जो मशीन आई है तो आपने मशीन डेबिट करनी है, क्योंकि मशीन आ गई है। एडवांस को एज इट इज उल्टाना है, बाकी कोई कैश पे नहीं हुआ तो बाकी पेएबल। लेकिन उसूली बात क्या है, क्योंकि एडवांस आ गया है तो जिस दिन मशीन आएगी एडवांस को एज इट इज उतार लेना है और मशीन की कॉस्ट आपने बैलेंसिंग निकालनी है, ठीक है। तो यकम अक्टूबर 2018 पर मशीन डेबिट लेकिन बैलेंसिंग। CWIP पता नहीं उसने लिखा या नहीं, हो सकता है आते साथ ही चल गई हो, ऐसी कोई बात है नहीं, तो मैं क्यों ऐसे खाम खा करूं। ओके, तो मशीन डेबिट उसने कहा है कि इसको यकम अक्टूबर में आने के बाद फिर टेस्ट रन होने में महीना 1.5-2 लगे थे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो इसका मतलब यही होगा कि ये मशीन ऐसी है कि बस आते साथ ही हमने पहुंची है, साथ ही स्विच लगाया और चल गई है बस, ठीक है। ओके, तो मशीन डेबिट बैलेंसिंग होगा। एडवांस को एज इट इज ले आए इधर कि आ तेरे जिन कड्डा 18150। बाकी कोई $1 भी इस दिन पे नहीं हुआ तो बाकी फिर क्या है? अब पेएबल कितना है? $100,000, लेकिन वो हमने 1000 भी पहले लिख लिए थे। अब देखो ये कितना काम दे रही है चीज, कितने गई मेरी काम दी चीज ये। तो 1 अप्रैल को चूंकि ये पे होना है तो ये यकम अक्टूबर 18 पे क्या है? पेएबल। तो पेएबल यकम अक्टूबर 18 पे बन रहा है पेएबल, इससे पहले पेएबल नहीं था। तो यकम अक्टूबर 18 पे $1 किसके बराबर है? 124, तो 124। आंसर बताएं। 12,400 और ये 30550। IS-40 की तैयारी तो होगी, टेस्ट ना 30 कितना था? टेस्ट से परेशान नहीं होना, बस जो समझ में आए करना है, डरना मना है। और जिसने टेस्ट ना दिया वो ज़रूर डरे कल उसके साथ जो होना है उससे। तो टेस्ट लाजमी देना है पर डरना मना है, जो समझ में आए कर देना। इंशाअल्लाह आप कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। और जी 1 अप्रैल 19, ये भी हमारे साल में ही है। हमारा साल यकम जुलाई 18 को शुरू हुआ है और हमारा साल 30 जून 19 पे ख़त्म होना है। तो यकम अप्रैल 19 इस 30 जून से पहले आता है। तो यकम अप्रैल 19 को हमने बकाया क्या कर दिया? पे। और यकम अप्रैल 19 को
140 रुपये का $1 है। तो क्या करें जी, पेएबल को ना बेटा वर्सेस की कैलकुलेशन तो गुजारते हैं जब ईयर एंड आ जाए। अगर ये पे ना हुआ होता और 30 जून 19 आ जाता तो फिर ये पेएबल को वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारते। अब तो क्या हो रहा है, पे हो रहा है। तो पे हो रहा है तो पेएबल को डेबिट करना है, खत्म करने के लिए एक लाइन छोड़ दें और कैश को क्रेडिट करना है। ठीक है, कितने डॉलर हैं? अब ये $100 पे करने जा रहे हैं तो कैश स्पॉट रेट पे 140 लॉस आ गया जी। चलो खैर जी, कितना? 14,000। और पेएबल किस पे स्टैंड कर रहा है? 12,000। अब जिसको पे करने थे 12,400, सिर्फ एक्सचेंज रेट के बदलने की वजह से उसको पे करने पड़ गए हमें 14,000। तो कितने दुख की बात है, बोलो? 1,600 रुपया ये एक्सचेंज लॉस है। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से ये लॉस आया और तो हमने कुछ भी नहीं किया था। पीएनएल में जाएगा, बैलेंसिंग निकाल दिया हमने। अच्छा, मशीन की कोई लाइफ शाइफ गिवन हो, को रेट गिवन हो, तो फिर अगली एंट्री हो नहीं सकती ना। बोलो, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं हो सकती हमारे उस सवाल की तरह से। तो उसने तो ईयर एंड की इस साल की एंट्रीज मांगी थी। अगर लाइफ देता तो हम डेप्रिसिएशन भी करते। मतलब अगली एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंटेशन क्रेडिट कर सकते थे। मैं लिख देता हूँ 30 जून 2019 पर डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना था और उसमें हमें पीपी किधर गया, ये मशीन 30,550 लाइफ पे डिवाइड करना था। वो नहीं पता, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर और अगले 6 महीने 9/12 भी करते। पर चूंकि लाइफ या रेट गिवन नहीं है तो ये एंट्री पास, और पर्चे में ना लिखते रहना, आपके लिए लिख रहा हूँ, ये एंट्री पास नहीं हो सकती। अगर लाइफ या रेट दे देता तो ये एंट्री भी हमें पास करनी पड़ती। करनी हो तो हमें सिर्फ लाइफ चाहिए, बाकी मैंने सब बता दिया आपको। तो 30,550 पर ही रहेगा प्लांट। ओके, अच्छा इससे आगे चलें जी। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। सेकंड देखें, अब देख लें IAS 21 किया हो तो क्यों नहीं होगा, पास पेपर में सवाल आएगा। चाहे मिक्स हो जाए, मिक्स भी कैसा होता है, IAS 41 में हुआ था ना मिक्स, अब ऐसे ही मिक्स होता है जब फीड मंगवा ली थी। पास पेपर का ये सवाल आ गया। अब क्या है इसके अंदर, ये सिंपल ही है, इतनी ही चीज़ें हैं इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस लोन की तरफ जा रहे हैं आज। वो थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या खबर है तुम्हारे पास, तुम्हारा ध्यान उधर ही है। ब्रेक होनी है अभी तो। पेमेंट तो करेंगे, सवाल ऐसा आएगा 50 की होगी तो वो 50 सिर्फ पे कर देंगे उसमें से। ईयर एंड पर क्या बचेगा फिर? अगर जो ईयर एंड बचेगा वो 100 में से 50 गया तो 50 रह गया, वो 50 आपका रीट्रांसलेट होगा। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा उसमें कि आपने 100 में से जो 50 पे किया है तो 50 कैश में क्रेडिट। अब उस 50 को आपको डेबिट भी करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके अलग से कि $50 उस दिन कितने पर रिकॉर्ड हुए थे। तो सवाल आएगा तो देख लेंगे। कैलकुलेशन है, सिंपल रूल वही रहने। ठीक है, सवाल मेरे जहन में आ रहा है किस तरह का सवाल है, पता नहीं कब करते हैं, आएगा ज़रूर, कोई पता नहीं थोड़ी देर में ही आ जाए, कोई पता नहीं कल आए, है ज़रूर। नहीं तो वैसे ज़बानी बता दिया आपको, 50 को पे करो कैश क्रेडिट, और 50 को ही पेबल से डेबिट करना है ना, तो $50 इंटू उस दिन का रेट जिस दिन पेबल रिकॉर्ड हुआ था वो लिखो कि गेन लॉस निकल आएगा। एंड में 50 बचेगा, उसको रीट्रांसलेट कर लेना। पर ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि है। हाँ जी, डन है, ये डन है जी। ऑन यकम जनवरी 19, ये भी हमारे साल की ही ट्रांजैक्शन है, ये इस दिन। ठीक है, यकम जनवरी 19 पे क्या हुआ? CL सोल्ड गुड्स, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट टू अ दुबई बेस्ड कंपनी फॉर $40,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, CL रिसीव्ड 25% अमाउंट ऑन। अब ये थोड़ा डिफरेंट है मामला, ये एडवांस नहीं है। यकम जनवरी को चीज़ें बेची, यकम अप्रैल को 25% आया और बाकी अभी भी आएबल है, आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है। ओके, अब इसका भी स्केड्यूल बनाओ छोटा सा जी। किस दिन आपने यकम जनवरी को आपने जो है वो डेटर बुक करना है। ठीक है, कितना डेटर है यकम जनवरी पर? यकम जनवरी 19 भी लिख लो जी। कितना डॉलर उसी तरह 1000 में चलने दो, 40,000 40। अब कितने आ गए हैं आपके पास 1 अप्रैल को?
25%, तो 40 का 25% आ गया जी 10। अच्छा, तो फिर आपके पास पेएबल कितना बचा, सॉरी रिसीवेबल, ठीक है, तो ये आ गए हैं और 30 अभी भी क्या है आपके पास, रिसीवेबल 30 जून 2019, ऐसा ही है। ये यूं नहीं लिखते वरना आपको लगेगा पेमेंट हो रही है, बट ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब काम कर लें फटाफट जी। यकम जनवरी 19 पर डेटर बुक करें, फिर यकम अप्रैल को कैश कुछ आएगा, कुछ डेटर कम हो जाएगा। ये भाई का सवाल इत्तेफाक से यहीं पर ही आ गया, मैं कह रहा था आ रहा है, वो कहीं नहीं आ रहा, वो यहीं पे ही आ रहा था, ठीक है। तो ये तो बड़ा बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया, नकदो नकदी जवाब, मेरे लो जवाब है जी। सेकंड है, डेटर है, क्या हुआ, किसकी बस हो गई है अभी सही, आधी क्लास हुई है, रुपीज इन थाउजेंड्स जी बेटा। यकम जनवरी 19 डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट जी बेटा, कितने डॉलर्स हैं, और यकम जनवरी 19 पर एक डॉलर किसके बराबर है, कितने गया, 130। बस ये जहन में रखना है कि ये 40 के 40 जिस दिन रिकॉर्ड हुए थे उस दिन रेट क्या था, 137। अब इसमें से कुछ आ गए तो वो कुछ इसी रेट के ऊपर हम रिवर्स करेंगे और कैश को स्पॉट रेट पे लेंगे और गेन लॉस आ जाएगा, ठीक है जी। 5480 से डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट क्या हुआ, यकम अप्रैल को 10 डॉलर्स आ गए, बाकी के 30 पेएबल बाद में देखते हैं। तो 1 अप्रैल पे तो पहले गड़बड़ पूरी करें ना, खत्म जी। डेटर पे हो रहा रिसीव हो रहा है, रिसीव, तो कैश आएगा, कैश डेबिट। अब कैश को किस पे रिकॉर्ड करते होते हैं, स्पॉट रेट। यकम अप्रैल 19 का कितना है, 140 करें जी, 1400 हो गया ये। लेकिन डेटर को क्रेडिट किससे करना है बच्चे, जिस पर वो रिकॉर्ड हुआ था। कितने डॉलर्स हैं, 10। ये जिस दिन रिकॉर्ड हुए थे, ये इसमें कितने पे पड़े हैं, 100, तो इसको निकालेंगे भी इसी हिसाब से, 1370। बाकी क्या है, कितना, 30 रुपए का एक्सचेंज गेन आया, एक्सचेंज गेन पीएनएल में जाएगा, बैलेंसिंग है। ये नजर तो आ रहा है ना, माजरत जरा जगह तंग थी, मैंने कहा चलो यहीं पे आ जाए। हाँ पूरा सवाल था जी बच्चों, सही है। अब 30 जून 19 आ गया, बाकी चीजें, बाकी अमाउंट क्या है, वो क्या कह रहा था, रिमेनिंग अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो बकाया कितना है अब ये भी थोड़ा सा मसला है ना यहाँ पे भी। अब वो क्या पड़ा हुआ है, वो 40 का था, वो 40 डॉलर्स का था पूरा डेटर, अभी 30 बचा है, तो रीमेजरमेंट रीट्रांसलेशन दोनों तरफ 30 ही लेनी पड़ेगी आपको दोबारा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 30 जून 2000 मुश्किल नहीं, आसान है, मसला कोई नहीं। आपने वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी है तो 2 लाइनें आपने छोड़ दी। अब इधर देखो, ईयर एंड पर कितने डॉलर्स पड़े हैं, 30 इंटू ईयर एंड पर यानी 30 जून 19 पर देखना पड़ेगा कि $1 किसके बराबर है, 30-19 पर 163। अब इधर देखना जरा, सब तवज्जो से देखें, 163 इज इक्वल टू 48। अब इसको किससे कंपेयर करूं, इससे नहीं कर सकते, इसमें से तो 10 निकल गया है। अब इधर देखो, वर्सेस के लिए भी ना आपको यही वाली कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन अब क्या करोगे, इस दिन $30 जो थे वो किसके हिसाब से रिकॉर्डेड थे, यानी यहां पर कितने में पड़े हैं, 137। भाई समझ आई है बात की, तो मैं समझा दूंगा दोबारा, आंसर बताओ, 4110। किसको समझ नहीं आई, यहां से नो सर बोला, कोई शरत की थी। तो इजी है, सिंपल। ये 40 के $40 137 के हिसाब से रिकॉर्ड हुए थे, इसमें से 10 तो गए, मतलब रिसीव हो गए, बाकी कितने बचे, 30। इस दिन खड़े होकर आपने इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। तो $30 ईयर एंड के ऊपर 4890 के बराबर बनते हैं रुपीज में, तो ईयर एंड पर ये बनते हैं ना, जब रिकॉर्ड हुए थे तो कितने में हुए थे। अब ये फिगर इसलिए नहीं उठा सकते थे कि ये पूरे $40 हैं, यहां पर तो सिर्फ 30 बचे हैं, तो फिर दोबारा आपको $30 उठाने पड़े
और वो $30 जो हैं वो आपके 137 पर पड़े थे, ये तो 4110 बनता है, ठीक है, और सही है। इधर से ऐसे कर लेते हैं, ये वर्किंग करके ये आया, ये वर्किंग करके ये आया। अब इसको इस पे लेके जाना, तो डेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है तो डेटर डेबिट, और ये खुशी की बात है एक्सचेंज गेन क्रेडिट। उधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चल पड़ा है ना असल में, FAR 1 में एक्सचेंज गेन, ये PNL में ले जाओ जी, 783 लें जी। ये जनाब आपके 8 नंबर है, कितने आसान 8 नंबर।